दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ शिमला घूमने जाती है और वहाँ से जब वो आती है तो सीधा अपने मायके पहुँचती है। मायके में वो अकेली पहुँचती है तो उनके घर वाले, उनके माँ-बाप को फ़िक्र होने लगती है कि अकेली आ गई, दामाद जी क्यों नहीं आए। जब माँ अपने दामाद के बारे में बार-बार उस लड़की से पूछ रही थी, तो लड़की अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अपनी माँ की हर बातों को इग्नोर करके और दूर चली जाया करती थी। लेकिन माँ को जब कुछ डाउट होता है, तो अपनी लड़की के पीछे पड़ जाती है और वो उस बात की जानकारी लेने के लिए हर बार अपनी लड़की से एक ही सवाल करती है कि आखिर दामाद जी कहाँ हैं? वो लड़की जब अपनी माँ की इस जिद को देखती है तो वो गुस्सा जाती है और एकदम भड़कते हुए अपनी माँ से बोलती है कि हमने तुम्हारे दामाद का कत्ल कर दिया है। माँ जब अपनी बेटी की इन बातों को सुनती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने पति को आवाज़ लगाती है। उस लड़की का बाप जब लड़की के पास आता है तो वो भी वही सवाल करता है जो माँ ने किया था। लेकिन उस लड़की का जवाब भी वही था जो उसने अपनी माँ को बताया था। वो लड़की अपने बाबूजी को भी वही जवाब देती है कि हमने तुम्हारे दामाद का कत्ल कर दिया है। माँ बाबूजी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। अपनी लड़की का हाथ पकड़कर सीधा थाने ले जाकर पुलिस वालों के सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की ने अपने पति का मर्डर कर दिया था और यह गुनाह ये खुद कबूल कर रही है। जब पुलिस वाले उस लड़की से बयान लेते हैं, उससे पूछते हैं, तो लड़की पुलिस वालों के सामने भी उसी अंदाज में बात करते हुए बताती है कि हमने अपने पति का मर्डर कर दिया है। पुलिस 2 पुलिस वालों को भेजकर उस लड़की के बताए हुए जगह पर जाते हैं, जहाँ पर उस लड़की ने बताया था कि हमने मर्डर करके लाश को वहीं छुपा दिया है। जब पुलिस वाले उस घर में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई लाश नहीं थी। बाथरूम एकदम क्लीन था और वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कोई डाउट हो सके कि यहाँ पे मर्डर किया गया है और यहाँ पे किसी की लाश है। पुलिस वाले अपने सीनियर को वहीं से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर, यहाँ पे कोई लाश नहीं है, ये लड़की हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और ये झूठ बोल रही है। वहाँ थाने के इंचार्ज उस लड़की से फिर से एक बार पूछते हैं कि तू बता, आखिर तूने किया क्या है और अगर तूने कत्ल किया है तो उसकी लाश कहाँ से पाई है? तो लड़की पुलिस वाले से फिर बताती है कि वहाँ पे बाथरूम में एक ड्रम रखा है और उसी ड्रम में हमने अपने पति के लाश के टुकड़े-टुकड़े करके उनको सीमेंट से उसी ड्रम के अंदर चुन दिया है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके भी पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पुलिस वालों के माध्यम से जब ये घटनाक्रम का खुलासा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले दिखाने लगते हैं, तो हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यूपी के मेरठ जिले की। मेरठ जिले में एक थाना पड़ता है, ब्रह्मपुरी थाना। ब्रह्मपुरी थाना के अंतर्गत एक लड़का जिसका नाम सौरभ रस्तोगी है, एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी। कहानी शुरुआत होती है 2015 से। एक किराने की दुकान पे एक खूबसूरत लड़की कोई सौदा ले रही थी। वहाँ पे सौरभ रस्तोगी नाम का लड़का आता है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है। सौरभ की नज़र उस मुस्कान के ऊपर पड़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब उस दुकान से हटते-हटते इन दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था। जब फ़ोन नंबर मिल गए तो एक दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब बात करते-करते इन दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों साथ जीने और साथ मरने की भी कस्में खाने लगते हैं। सौरभ अपने माँ-बाप को बोलता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो मेरे ही मोहल्ले में रहती है, उसका नाम मुस्कान है। दोस्तों, सौरभ के माँ-बाप इस शादी से ऐतराज़ जताते हैं, लेकिन सौरभ अपनी बात पे अटल था और वो मुस्कान से भागकर शादी करने की कोशिश करता है। शादी कर भी लेता है। 2016 को मुस्कान और सौरभ की शादी हो जाती है। ये दोनों मेरठ में ही एक कमरे को किराए पे लेकर वहाँ पे रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सौरभ की नौकरी लंदन में लग जाती है और वो लंदन चला जाता है। यहाँ पे सौरभ मुस्कान को एक कमरे के किराए पे छोड़कर चला जाता है लंदन। लंदन में वो लगभग साल भर रहता है और साल भर में एक ही बार आता है। आता है, 2 ढाई 3 महीना रुकता है, अपनी बीवी के साथ मौज-मस्ती एन्जॉय करता है, उसको खिलाता-पिलाता है, उसकी शॉपिंग करवाता है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इसी बीच उसको एक बेटी भी पैदा होती है, जिसका नाम पीहू रखा जाता है। मुस्कान और पीहू उसी कमरे में रहते हैं और सौरभ लंदन में नौकरी करता है। दोस्तों, मुस्कान साहिल के चक्कर में पड़ गई थी, इसके वजह से वो सौरभ को भाव नहीं देती थी। सौरभ जब भी लंदन से इसके पास आता तो वो उसको झगड़ा करती, उसके साथ मारपीट करती
और उसको बार बार ताना मारती, उसके साथ न रहने की धमकी भी देती। लेकिन सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान को बहुत प्यार करता था और उसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन मुस्कान तो साहिल के चक्कर में पड़ चुकी थी। अब वो नशा भी करने लगती है। सौरभ फरवरी में इंडिया आता है और वो अपनी पत्नी मुस्कान का बहुत ही अच्छे से बर्थडे भी मनाता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा लग रहा था, लेकिन साहिल और मुस्कान कुछ अलग ही प्लान करके बैठे थे। साहिल मुस्कान को इतना भड़का चुका था कि अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा तो तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगी और ना ही तुमको नशा करने का टाइम मिलेगा। ये तुमको बार बार टॉर्चर करेगा और ये खुद तो यहाँ रहता नहीं है और तुमको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई टाइम नहीं देता है। मुस्कान उस साहिल के भड़कावे में आ जाती है और वो जैसा साहिल बोलता है वैसा करने के लिए तैयार भी हो जाती है। साहिल मुस्कान से बोलता है कि तुमको अब अपने पति को मारना पड़ेगा, अगर ये मरेगा नहीं तो हम दोनों कभी सुकून से जी नहीं पाएंगे। मुस्कान उस साहिल के अंधे प्यार में पागल थी, वो जैसा कहता है वो ये वैसा करने के लिए तैयार भी हो जाती है। एक दिन पहले मुस्कान बाजार से एक ड्रम लेके आती है, उसको घर में रखती है। जब सौरभ उस ड्रम को देखता है तो मुस्कान से पूछता भी है कि तुम इस ड्रम में क्या करने वाली हो। तो मुस्कान बोलती है कि इसमें आटा रखने के लिए लेके आई हूँ, बाहर आटा रखो तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। सौरभ को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और वो किसी के ऊपर शक नहीं करता है। लेकिन कुछ दिन पहले सौरभ और मुस्कान के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये बात तलाक तक भी पहुंच चुकी थी। उस बात को भूलने के बाद भी सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान से पहले जैसी बातें करने लगा था और पहले जैसा प्यार करने लगा था। लेकिन मुस्कान तो अब साहिल की हो चुकी थी, उसके इशारे पे नाच रही थी। इन दोनों का प्लान सेट हो चुका था। अब सौरभ को ठिकाने लगाने का टाइम फिक्स करना था। साहिल नशे की दवा लाता है और मुस्कान को बोलता है कि इसको खाने में मिलाकर सौरभ को खिला देना। अगर ये होश में रहेगा तो शायद हमारा प्लान कामयाब ना हो सके, अगर ये होश में नहीं रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको मार सकते हैं। मुस्कान ने वैसा ही किया। सौरभ की मनपसंद का खाना बनाती है मुस्कान और उसके खाने में वो नशे की दवा मिला देती है। जब सौरभ उस दवा को खाता है तो वो दवा धीरे धीरे सौरभ को असर करने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब सौरभ बेहोश होता है उसके बाद मुस्कान साहिल को फ़ोन करके बुला लेती है और दोनों मिलकर सौरभ को मारने का इरादा करते हैं। मुस्कान जो कि 2 चाकू पहले से खरीद कर लाई थी, 800 रुपये में उसकी कीमत बताई जा रही है। 2 चाकू 800 रुपये का खरीद कर पहले लाकर रख दिया गया था। जब सौरभ बेहोश हो जाता है, साहिल मुस्कान के घर में आता है और दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर सौरभ बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। अब जब वहाँ पे पहुँचते तो मुस्कान सौरभ को बोलती है कि तुम मारो और साहिल बोलता है कि तुम मारो। साहिल मुस्कान को उकसाता है कि तुम अपने पति का खुद मर्डर करोगी, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जब मुस्कान डर जाती है, अपने पति को मारने से पहले उसके हाथ काँपने लगते हैं। वो चाकू लेकर उसके सीने पर बैठी तो रहती है लेकिन मारने को हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी साहिल उसके हाथ को पकड़कर सीधा चाकू को उसके सीने पे घोंप देता है। अब जब चाकू एक बार सौरभ के सीने में घुस जाता है तो वो इधर उधर हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर वैसे मूवमेंट नहीं कर रहा था जैसे एक नॉर्मल आदमी करता है, क्योंकि उसके खाने में पहले से दवा दी गई थी। अब दोनों मिलकर सौरभ की मर्डर कर देते हैं। उसके बाद साहिल उसके दोनों हाथ और उसके सर को काट कर अलग कर देता है। दोस्तों, ये कहानी इतनी दर्दनाक, सुनाने में ऐसी भयानक डर लगता है, जब करने वालों के दिमाग में कितनी शैतानी फितरत होगी। दोस्तों, ये लोग उसको उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर कर एक ड्रम में सीमेंट लाकर चुन देते हैं और उसके बाद ये दोनों साहिल और मुस्कान आसपास में बताकर जाते हैं कि हम लोग शिमला और मनाली घूमने जाते हैं। आस पड़ोस वालों को लगता है कि ये अपने पति के साथ घूमने गई है। लगभग 13 दिन टाइम बीत जाता है। उस ड्रम में सौरभ की लाश को टुकड़े टुकड़े कर कर एकदम सीमेंट से लेप लगा दिया गया था और ये लोग 13-14 दिन तक शिमला मनाली घूमते हैं और वहाँ से सौरभ की मोबाइल से सौरभ बनकर साहिल बात करता है। किसी का भी कॉल आता तो वो सौरभ बन के बात करता है। लेकिन जब मुस्कान मनाली से घूमकर जब अपनी माँ के पास पहुँचती है तो माँ जब अपने दामाद के बारे में पूछने लगती है तो वो सीधा जवाब देती है और बता देती है कि हमने तुम्हारे दामाद का कत्ल कर दिया है। अब माँ बाप अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर, इसके करतूत को देखकर परेशान हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, उसको बहुत ही अच्छे से पहचानते थे कि मेरा दामाद कितना अच्छा है और उसने मेरी बेटी के लिए अपनी बाप की करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दिया। लेकिन इस लड़की ने, जिसने पहले सौरभ से प्यार किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसके बाद उसने साहिल
जैसे पागल इंसान के लिए अपने एक अच्छे इंसान पति को कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब ये घटनाक्रम मेरठ के पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जो भी इस घटनाक्रम को सुनता है हैरान होता है, परेशान होता है। पुलिस इन दोनों को कोर्ट में लेके जाती है। वहाँ पे जब वकीलों इन लोगों से बहस पूछताछ करते हैं तो मुस्कान और साहिल उसी अंदाज में बात करते हैं जैसा कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। वकीलों को गुस्सा आता है, वकील भी इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। ये घटनाक्रम आज इंटरनेट, न्यूज़ चैनल सारी जगह ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, ये घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। ये घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। तो मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।